RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज NCERT का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। अभी एक पार्ट रह गया दोस्तों, उसका डाटा जैसे ही कलेक्ट करूंगा मैं NCERT से कुछ हटके हमारा देश दोस्तों फिर मैं उस पर बात करूंगा। अभी बात करता हूं जलवायु। दोस्तों, ये हम सिर्फ कक्षा 6 की बुक NCERT से हम कवर करेंगे। कक्षा 6 की बुक NCERT से हम कवर करेंगे। इसलिए आपको लग सकता है कि सर ने बहुत कम बताया है, बहुत ज़्यादा है और इतना से काम नहीं चलने वाला है, ऐसा आपके मन में आ सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कक्षा 6 से NCERT कक्षा 6 से कक्षा 12 तक कवर कराने वाला हूं। आप हमारे साथ लगे रहेंगे। कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो में मैं 2 बुकों का मैटर दूंगा। कौन सा? एक तो आपका NCERT हो जाएगा, एक SCERT एक हो जाएगा। दोस्तों, इन 2 किताबों से मैं आपको देने वाला हूं, अर्थात सरकारी स्कूलों की किताबें जो यूपी बोर्ड की हैं और एक वे किताबें जो दिल्ली बोर्ड में चलती हैं। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं जलवायु और वनस्पति। दोस्तों, देख लेता हूं उसमें वनस्पति क्या होती है। तो मैं बात करूं कि जो बिना मनुष्य के हस्तक्षेप से, अर्थात हमारे आपके बिना जो हस्तक्षेप से प्रकृति उपजाती है कुछ पेड़ पौधे, उसको हम वनस्पति बोलते हैं। जैसे कि जहाँ कोई मनुष्य का योगदान ना हो और वहाँ पेड़ पौधे आ जाएं, वो सब वनस्पति के अंतर्गत आती है दोस्तों। अब दोस्तों, वनस्पतियों में यदि हम बात करें तो कुछ इस तरीके से पेड़ होते हैं दोस्तों। कुछ आपको इस तरीके से पेड़ मिलेंगे, इस तरीके से दोस्तों पेड़ मिलेंगे, इस तरीके से दोस्तों पेड़ कुछ मिल सकते हैं, इस तरीके से। कुछ दोस्तों आपको पेड़ इस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से दोस्तों पेड़ मिलेंगे, इस तरीके से। कुछ पेड़ आपको दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे मिलते रहेंगे और कुछ दोस्तों इस तरीके से। कुछ पेड़ इस तरीके से फैलते रहते हैं दोस्तों, ये देखा होगा आप लोगों ने। इस तरीके से दोस्तों ये पेड़ मिलते रहते हैं। तो यदि मैं बात करूं इन पेड़ों की, तो ये पेड़ कुछ जंगलों में, कुछ पहाड़ों पर मिलते हैं और जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ना तो इसमें कोई हस्तक्षेप होगा, ना ही यहाँ होगा और ना ही यहाँ पर कोई हस्तक्षेप होता है। अर्थात ना तो बहुत सारे जंगल हैं जो मैदानी भागों में पाए जाते हैं, बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जो पहाड़ों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जो दोस्तों मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान जैसे इलाकों में पाए जाते हैं, राजस्थान में जो पाए जाते हैं। तो इनमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, फिर भी ये उगाती हैं, तो ये वनस्पति कहलाती हैं। ये सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, बात करूं सबसे पहले इनकी ऊंचाई। यदि इस तरीके से हम बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब पेड़ छोटा होता है, मैं इस पेड़ को ले लूं, चाहे इस पेड़ को ले लूं, चलिए इस, और ये तो आकार ही है, मैं इस पेड़ को ले लेता हूं। जब पेड़ यहाँ पर छोटा होता है तब दोस्तों क्या बोलते हैं, तब वो झाड़ियों की परत के रूप में होता है। क्या होता है? झाड़ियों की परत के रूप में होता है, झाड़ियों की परत के रूप में होता है। ये दोस्तों एक पॉइंट रीजनिंग और GS दोनों में पूछा जा सकता है, आप नोट कर लेंगे। मैं अपना एक व्यक्तिगत सवाल बता रहा हूँ। मैं एक बार PGT का एग्ज़ाम देने गया तो उसमें पूछा गया था कि मध्यकाल में घड़े को क्या कहते हैं। मैं इतिहास बताऊंगा तो हर चीज़ बताऊंगा। एक बार दोस्तों PGT में ही पूछा गया था कि वर्षा को उर्दू में क्या बोलते हैं, या जो बारिश होती है इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। इस तरीके से किताबों में मिल जाएगा कि मराठी में इसको क्या बोलते हैं। इस तरीके से दोस्तों शब्दावली भी पूछी जाती है, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो झाड़ियों की परत, जो छोटे स्तर पर पेड़ पौधे होते हैं बराबर में, उनको हम झाड़ियों की परत के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। फिर दोस्तों इससे ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा पेड़ बड़ा होगा तो इसको हम युवा वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युवा वृक्ष के नाम से जानते हैं। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो युवा वृक्ष के नाम से जानेंगे। फिर दोस्तों थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, इसका कोना मिल गया, इसका बीच का है, कुछ और कोने मिलेंगे तो इसको कैनोपी बोलते हैं। क्या? इसको कैनोपी बोलते हैं, नोट कर लेंगे दोस्तों, कैनोपी बोलते हैं। फिर और थोड़ा ऊपर जाएंगे दोस्तों तो उसको इमरजेंट लेयर बोलते हैं। यहाँ इस स्तर को क्या बोलते हैं? इमरजेंट लेयर, इमरजेंट
लेयर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो आप इस तरीके से याद कर लेंगे कि पेड़ का विकास कैसे है, झाड़ियों के रूप में, जंगल प्रकृति वनस्पति किस तरीके से पाई जाती है, झाड़ियों के रूप में, युवा वृक्ष के रूप में, कैनोपी के रूप में और इमरजेंट लेयर के रूप में दोस्तों पाई जाती है। यदि मैं दोस्तों आपसे बात करूं तो ये एनसीईआरटी कक्षा 6 की किताब है। तो इसमें दोस्तों दिख रहा होगा आपको ये कि पेड़ दिख रहा है, ये एक पेड़ दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें मैंने ऊंचाई नहीं लिखाई, ऊंचाई आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर तक दोस्तों ये झाड़ियाँ हैं। इसके ऊपर जब 5 मीटर जाएंगे तो इसमें झाड़ी वाली परत के नाम से जाना जाता है, जो मैंने झाड़ी की परत बताई। अर्थात हमारी झाड़ियाँ जो होती हैं वो 5 मीटर तक की होती हैं। फिर मैं थोड़ा और ऊपर बढ़ूँगा तो इसमें तरुण वृक्ष दोस्तों, जैसे अमरूद का पेड़ हो गया या नींबू का पेड़ है, ये किस में आते हैं, ये तरुण वृक्ष के रूप में आ जाते हैं। फिर मैं और दोस्तों ऊपर जाऊंगा तो बितान, इस बितान को बोलते हैं। बितान दोस्तों वो वृक्ष होते हैं, जैसे नीम का पेड़ हो गया, ये बितान है नीम का पेड़, और आम का पेड़। फिर मैं और ऊपर जाऊंगा 60 मीटर तक सर्वाधिक ऊंचाई, जैसे यूकेलिप्टस। तो दोस्तों ये क्या है, उद्गामी परत इसको बोलते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा पेड़ को किस तरीके से यहाँ पर बांटा गया है एनसीईआरटी में। तो दोस्तों ये पूछ लेंगे, देख लेंगे पेड़ किस तरीके से बांटा गया है, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये ना लगे कि बहुत छोटे स्तर पर बताया जा रहा है दोस्तों। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई एग्ज़ाम वनडे के रूप में देना चाहते हो, चाहे आप टेट सीटेट के लिए दोस्तों हो, तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। अभी 2018 वाला जो दोस्तों पेपर हुआ था 19 में कि सीटेट का, उसमें पूछा गया था कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को चारों तरफ से मोड़ लेता है दोस्तों। तोता, मैना, उल्लू, इस टाइप में उसमें विकल्प दिए हुए थे। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका बेस कितना क्लियर है, कितना आपको आ रहा है दोस्तों, इस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों भारत में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अलग अलग पेड़ पाए जाते हैं। उनको दोस्तों, उन वृक्षों को या वनस्पतियों को हमने 5 भागों में बांट लिया है। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में दोस्तों हमने बांट लिया है। जानना जरूरी है कौन कौन से भाग हैं। तो उसमें दोस्तों आपको एक भाग मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। ये दोस्तों आप नोट कर लेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन एक, ये दोस्तों नोट कर लेंगे। नंबर 3, सारे नोट करते रहेंगे, मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। फिर मैं बात करूँ दोस्तों कटीली झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ एक, ये दोस्तों। 4 नंबर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट कर लेंगे, पर्वतीय वृक्ष एक, ये पॉइंट। 5 नंबर दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट कर लेंगे, मैंग्रोव वन। तो ये 5 प्रकार के हो गए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वृक्ष और मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार के दोस्तों हैं। इनमें हम एक एक करके देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों। इसमें कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से दोस्तों पेड़ होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, मैं ये आपको बता रहा हूँ, नोट करते रहेंगे दोस्तों मेरे साथ में। महोगनी दोस्तों आपको मिलेगा। एबोनी वृक्ष मिलेगा, महोगनी, एबोनी और रोजवुड। क्या मिलेगा दूसरा वृक्ष, रोजवुड। ये जा है दोस्तों, रोजवुड, ये आपको वृक्ष मिलेंगे। इस तरीके से बहुत सारे आपको वृक्ष मिल जाएंगे, महोगनी, एबोनी, रोजवुड। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इनके एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। और दोस्तों क्या है, जहाँ पर सदाबहार वन होते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है सदाबहार, सदा हरे भरे या सदा बहारों वाले वन। तो जब ये सदा हरे भरे जंगल होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जलवायु बहुत अच्छी होगी, तो वहाँ पर वर्षा अधिक होगी,
क्या होगी, वर्षा अधिक होगी दोस्तों। मैं सिर्फ और सिर्फ जब वन पढ़ाऊँगा कक्षा 12 तक पहुँचते पहुँचते तो मैं बताऊँगा भारत के किस हिस्से में कितने वन हैं, कहाँ कहाँ कैसे वन हैं, कितनी उनको बारिश चाहिए, कैसी नमी चाहिए, क्या दोस्तों उनसे मिल रहा है, क्या उनसे हमें लाभ हो रहा है, मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप जिस लेवल से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के हिसाब से वैसे ही पढ़ते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है, तो दोस्तों वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। और क्या विशेषता इनकी, ये घने जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं या घने वृक्ष होते हैं, आप ये भी दोस्तों नोट कर लेंगे। बस इसके अलावा और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों एक राज्य है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में दोस्तों पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में। पश्चिमी घाट, ये हमारा भारत हो गया, तो ये भारत हो गया। तो मैंने आपको दिशाएं बताई होंगी, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, पूरब। ये वाला दोस्तों जो देख रहे हैं घाट, ये वाला इधर कौन कौन से राज्य आपके हैं, ये यहाँ पर दोस्तों गुजरात पड़ता है, फिर दोस्तों आपका यहाँ पर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और फिर यहाँ पर केरल है, गोवा है, ये हिस्सा तमिलनाडु का है। तो इस हिस्से में दोस्तों आपको पश्चिमी घाट में, कहाँ, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर आपको दोस्तों सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, पश्चिमी घाट पर दोस्तों मिल जाएंगे। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर बहुत कम पहुँचता है दोस्तों। क्या बात करें, जैसे कि मैं बात करूं कि बहुत सारे जंगल हैं, इस तरीके से दोस्त छोटे छोटे दोस्तों ये पेड़ हैं, इस तरीके से हर तरीके से इस तरीके से घने घने जंगल हैं, और ये हमारा सूर्य है, तो इनका प्रकाश यहीं तक दोस्तों रह पाता है। तो यहाँ पर जो भूमि होती है वो दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि होगी, सूर्य का प्रकाश यहाँ नीचे पहुँच नहीं पाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत महंगी लकड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त करी जाती हैं। आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की दोस्तों बात करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कक्षा 6 के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि बस इतने बताया, मैं आगे भी बताऊँगा, कक्षा 12 तक NCERT कवर कराऊँगा, फिर दोस्तों क्लियर हो जाएगा। पतझड़ वन, पतझड़ वन क्या दोस्तों, पतझड़ वन। तो पतझड़ बात करूं दोस्तों, भारत में बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं, आप इनसे परिचित होंगे कि बहुत सारे जो हमें दोस्तों असम से पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से हमें पढ़ रहे हैं, और एक इसमें दोस्तों हमारा मित्र है, उसने इसमें किया था, इस समय वो गोवा में है, वहाँ से दोस्तों ये देख रहा है। तो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से वनस्पतियाँ मिल जाती हैं। तो यदि आप मैदानी क्षेत्रों से हैं तो आपको पतझड़ वन देखने को मिलते होंगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। तो बात करूं दोस्तों पतझड़ वन, तो भारत में सबसे ज़्यादा यही है, भारत में सबसे ज़्यादा दोस्तों यही हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पतझड़ वन पाए जाते हैं, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर वर्षा जो होती है इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वर्षा कम होती है, या कम वर्षा में भी इनका विकास आसानी से दोस्तों हो जाता है। एक और होता है कि वर्ष के निश्चित समय में दोस्तों ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे आप जाएंगे मार्च शरद ऋतु में जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ पत्तियां अपनी गिराना शुरू करते हैं, एक तरफ गिराते रहते हैं और एक तरफ उनकी पत्तियां आती रहती हैं दोस्तों। तो निश्चित समय में ये पत्तियां अपनी गिरा देते हैं दोस्तों। इसमें एग्जाम्पल बताऊं कौन कौन से पेड़ हैं, तो इनका नाम दोस्तों नोट कर लीजिए, सागौन। देखिए दोस्तों, बाकी तो आप पेड़ अपने आगे पीछे देख रहे हैं कौन कौन से पेड़ खड़े हैं। जो पेड़ ऐसे हैं एग्जाम में पूछे गए हैं या हमारे NCERT बता रही, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। सागौन, पीपल, नीम, शीशम, पीपल, नीम, शीशम, आप देख रहे होंगे दोस्तों ये सारे पेड़, पीपल, नीम, शीशम, ये तो आपको ऐसे ही देखने मिल जाते हैं। सागौन भी आपको मिल जाएगा, साल का वृक्ष दोस्तों हो सकता ना मिले, लेकिन सारे पेड़ आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत आसानी से। ये कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, जितना दोस्तों हमारा मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ ये दोस्तों पाए जाते हैं। ये हमारा दोस्तों ये भारत है, ये हमारा मान लीजिए दोस्तों ये भारत है,
और इसी के हिस्से में दोस्तों आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। यदि हम दोस्तों बात करें तो इस हिस्से में दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कौन से? पतझड़ वन दोस्तों आपको ये देखने से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश हो गया, यूपी है, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में दोस्तों आपको पतझड़ वन देखने को मिल जाएंगे। सदाबहार वनों को दोस्तों, जो सदाबहार वन जो इसके पहले चले गए मैंने बताया नहीं, सदाबहार वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वैसे यदि बात करें दोस्तों अमेजन जंगल, तो ये तो आप जानते ही पृथ्वी का फेफड़ा ही है, लेकिन वहाँ पर भी सदाबहार वन ही पाए जाते हैं, इसलिए सदाबहार वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यदि मैं दोस्तों बात करूँ जितने भी पतझड़ वाले हमारे वन हैं या दोस्तों, तो आर्थिक रूप से जो पतझड़ वन है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सदाबहार वन यदि बात करें तो ये आर्थिक रूप से नहीं होते हैं मजबूत, क्योंकि इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। वहाँ प्रजातियाँ बहुत सारी हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन लकड़ियाँ यहाँ की अपेक्षा वहाँ की कमज़ोर होती हैं। अब कटीली झाड़ियों की बात कर लेता हूँ दोस्तों। कौन सी बात करता हूँ? कंटीली झाड़ियों की। कंटीली झाड़ियों की बात करता हूँ। कटीली झाड़ियों की बात करूँगा दोस्तों। कटीली झाड़ियों की बात करता हूँ। कटीली झाड़ियाँ आप देखते हैं रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ऐसा हमारा कौन सा राज्य है? राजस्थान है। कुछ हिस्सा आपका दोस्तों माही नदी के आसपास में गुजरात में है, कुछ हिस्सा आपका पंजाब में है। तो यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये शुष्क भागों में पाई जाती हैं। कहाँ? शुष्क भागों में पाई जाती हैं, जहाँ पर वर्षा कम होती है या नाममात्र की होती है, या जहाँ पर कमी कम होती है दोस्तों, वहाँ पर ये कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जैसे नागफली का मान लीजिए दोस्तों ये पत्ता है, ये एक पत्ता है नागफली का, और इसमें देखा होगा इस तरीके से कांटे दिखाई देते हैं इस तरीके से। तो ये कांटे नहीं हैं, ये इनकी पत्तियां ही हैं दोस्तों। नमी को कम मात्रा में सोखने के लिए दोस्तों ये अपनी पत्तियों को कटीली के रूप में, कांटों के रूप में विकसित कर देते हैं। तो मैं दोस्तों बात करूं, पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। वो किस लिए होते हैं? पानी की क्षति को कम करने के लिए, ताकि जितना पानी आए दोस्तों, मान लीजिए ये नागफली हो गया, जितना पानी आता अवशोषित हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो इसके दोस्तों ये कांटे हैं, ये कांटे दोस्तों जो उनका जल है इसकी कमी को रोकते हैं, ज़्यादा ह्रास ना होने पाए। लेकिन जो ये भाग होता है ये काफ़ी मोटा होता है और इसमें दोस्तों नमी ज़्यादा होती है। यदि इसको तोड़ के डाल दिया जाए तो ये कम से कम दोस्तों 3 माह तक अपने मैदानी क्षेत्रों में सूखेगा नहीं दोस्तों। इस भाग में तो ये 5 माह तक नहीं सूखेगा, और जो शुष्क भाग है जैसे राजस्थान, वहाँ 2 माह तक ही नहीं सूखेगा। और थोड़ी सी नमी पाने पर ये दोस्तों उगाता है। थोड़ी सी नमी मिल जाए तो ये बाहर आ जाते हैं। तो शुष्क वृक्ष वाले, शुष्क मैदानों वाले या शुष्क भागों वाले जितने भी वृक्ष होते हैं वो दोस्तों थोड़ी सी नमी पर पाने पर उनका विकास हो जाता है या फिर वो आ जाते हैं। फिर मैं दोस्तों बात करूँ ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ दोस्तों पाए जाते हैं? तो इसके अलावा दोस्तों ये आपके पंजाब में है, थोड़ा सा भाग गुजरात का है। इस तरीके से दोस्तों ये आपके वन मिल जाएंगे। फिर मैं बात करूं दोस्तों कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इसके अलावा दोस्तों उत्तर मैदानों में बात करूं क्या मिलते हैं? हाँ, मैदानों पर भी दोस्तों मिलते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो मैदानी भाग और शुष्क भाग दोनों जगह जीवित रह जाते हैं। जैसे कौन सा पेड़ होगा? बबूल दोस्तों होगा। बबूल मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ और यहाँ मेरे गाँव में बबूल को बबूरा बोला जाता है। तो दोस्तों आप बबूल बोलें चाहे बबूरा बोलें, दोस्त बबूल इसी के प्रजाति, इसको बबूरी बोलते हैं हमारे वहाँ, आपके वहाँ भी कुछ ऐसे ही बोलते होंगे। लेकिन इसमें दोस्तों कांटे होते हैं, इस तरीके सफ़ेद कांटे होते हैं, किसी मोटे कांटे होते हैं और छोटी छोटी पत्तियाँ इस तरीके से होती हैं। तो ये तो नाम की बात है। बबूल तो हर आदमी जानता है, बबूल पेस्ट चलता है तो देख लीजिए इस पर छपा होगा। तो बात करें दोस्तों कैक्टस, बबूल हो गया और कैक्टस हो गया, एक पेड़ हो गया बबूल, दूसरा हो गया कैक्टस, खैर, कीकर, दूसरा हो गया दोस्तों खैर, तीसरा हो आपका चौथा हो गया कीकर। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप नोट कर लीजिएंगे कि ये शुष्क भागों के या शुष्क मैदानों के वृक्ष हैं। दोस्तों बात करूं इसके अंदर अब कौन सा पेड़ रहेगा? नहीं, कीकर आदि महत्वपूर्ण है। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट
दोस्तों पश्चिम घाट में भी ये हल्के हल्के पाए जाते हैं, मैंने बताया कि इधर राजस्थान है। इसी के साथ साथ में दोस्तों पूर्वी ढालों पर भी ये पाए जाते हैं, पूर्वी ढालों पर भी ये पाए जाते हैं। पर्वतीय वृक्षों की बात कर लेता हूँ। पर्वतीय वृक्ष या पर्वतीय पेड़ों की दोस्तों मैं पर्वतीय वनों की बात कर लेता हूँ। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार दोस्तों, ऊंचाई के अनुसार तापमान घटता रहता है। पर्वतों पर जो जलवायु होती है वो कठोर होती है दोस्तों, कठोर होती है, अलग अलग प्रकार की ये होती है। वहाँ के जो वृक्ष होंगे वो अधिकांशतः दोस्तों शंकुआधार आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? शंकुआधार दोस्तों आपको इस तरीके से वृक्ष मिलेंगे। अधिकतर छोटे होंगे इस तरीके से भी दोस्तों आपको मिलेंगे, इस तरीके से भी दोस्तों आपको ये दिखने को मिल जाएंगे। अपने वहाँ जैसे अशोक का पेड़ देखने को मिल जाता है, इस तरीके से आपको ये पर्वतों पर भी मिल जाएंगे। पर्वतों पर जलवायु दोस्तों कठोर होती है और वहाँ पर सांस लेना आसान नहीं होता है। वहाँ पर कृषि योग्य ज़मीन बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या भी दोस्तों बहुत कम पाई जाती है। बात करूं ऊंचाई बढ़ने से तापमान में गिरावट आती है और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई, जो इन पेड़ों की ऊंचाई होती है समुद्र तल से दोस्तों 1500 से कितना 1500 से 2500 के आसपास तक पाई जाती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों 1500 से 2500 के आसपास पाई जाती है, वहाँ पर ये आपके मिल जाएंगे। कुछ जगहों पर 1000 शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो औसतन या जो सही मानक है वो 1500 से 2500 के आसपास दोस्तों माना जाता है। अब मैं बात करूं ये आकार के अनुसार कैसे होते हैं। शंकुआकार देखो है, शंकुआकार हैं। इनके एग्जाम्पल दोस्तों नोट कर लीजिए, कौन कौन इसके उदाहरण हैं जो ये पाए जाते हैं। तो चीड़, पाइन कौन है दोस्तों? चीड़, पाइन, चीड़ हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, क्या हो गया? देवदार हो गया। चीड़, पाइन, देवदार, ये सारे दोस्तों पेड़ पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की बात करता हूँ। मैंग्रोव वन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। 2004 में जब सुनामी आई थी, यदि मैंग्रोव ना होता तो आज तमिलनाडु, केरल और गोवा भी ना होता। ये दोस्तों बात करूं, ये हमारा तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर देखा गया, और ये हमारा दोस्तों इधर ये श्रीलंका है। यहाँ पर हमारे दोस्त 2 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप दोस्तों है, और यहाँ पर दोस्तों पणजी है। इस तरीके से दोस्तों ये बंगाल खाड़ी है। तो यहाँ पर जो जंगल यहाँ पर पाए गए वो मैंग्रोव या मैंग्रोव, हाँ ठीक है, मैंग्रोव के नाम से दोस्तों पाए गए। तो यहाँ पर जो जल होते हैं, तो ये यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो अधिकतर मैंग्रोव पाए जाते हैं। और मैंग्रोव की विशेषता है ये खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। खारे पानी में दोस्तों, खारे पानी में जीवित रह सकते हैं मैंग्रोव वृक्ष हमारे, जीवित रह सकते हैं दोस्तों। और बात करें मुख्यतः ये पश्चिम बंगाल, सुंदर डेल्टा पश्चिम बंगाल में हो गया, इसके बाद उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया दोस्तों, और आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, इस तरीके से दोस्तों जो तटीय राज्य हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह, ये पणजी और कच्छ की खाड़ी, ये दोस्तों हर जगह आपको मिल जाएंगे मैंग्रोव वन देखने को मिल जाएंगे, अर्थात ये समुद्र के किनारे मिल जाएंगे। इनकी जड़ें जो दोस्त, ये पेड़ हमारे इस तरीके से होते हैं, छोटे इस तरीके से मान लीजिए पेड़ हैं, इनकी जड़ें इस तरीके से बहुत दूर दूर तक जाती हैं, और ये जड़ें ज़मीन को ऐसे बांधे रहती हैं कि बहुत भूकंप आने के बाद भी दोस्तों जड़ें इनकी हिलती नहीं, मिट्टी खिसक नहीं पाती है। यही कारण था कि दोस्तों जब 2004 में सुनामी आई तो उस समय इस हिस्से को इन पेड़ों ने बचा लिया। तब से सरकार ने ध्यान दिया और इन पेड़ों का विकास होना शुरू हो गया। इसके पहले सरकारों ने विकास के नाम पर इन पेड़ों को नहीं लगाया था। तब ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में दोस्तों पाए जाते हैं, अधिकतर समुद्र के किनारे ही पाए जाएंगे क्योंकि ये खारे पानी में जीवित रहने के योग्य है दोस्तों। तो बात दोस्तों करूँ, खारे पानी में भी ये जीवित रह सकते हैं। मुख्यतः बंगाल, सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। इनकी दोस्तों इनमें सुंदरी प्रजाति बहुत महत्वपूर्ण है। एक वृक्ष सुंदरी होता है, उसी के नाम पर दोस्तों सुंदरवन नाम पड़ा। जो बंगाल में या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के आसपास दोस्तों जो वृक्ष है या फिर जंगल है, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, उसमें सुंदरी वृक्ष है, उसके नाम पर दोस्तों इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। नाम तो सुंदर वृक्ष है, सुंदरवन, सुंदरी, लेकिन उतना सुंदर है नहीं। मौत का घर है दोस्तों, बहुत सारे विषैले जानवर हैं, बहुत सारे कटीले विषैले वहाँ पर पेड़ हैं, बहुत दोस्तों जो उसमें घुस गया तो बचना नामुमकिन है। हाँ जाते हैं लोग, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मानव का जाना निषेध है। तो
नाम सुंदरवन है, लेकिन कभी मौका मिले तो घूमने जाना, टाइगर वगैरह देख के आना, लेकिन होशियारी से जाना दोस्तों। फिर मैं आगे यदि बात करूं तो इस समय सबसे ज़्यादा ये तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तटीय क्षेत्र में, मैंने बात कर ली। मैंग्रोव वन सुनामी को रोक लेते हैं, मैंने आपको बताया। यदि बात करूं कि वनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो जो हमारे वन हैं वो CO2 को ख़त्म करते हैं, O2 को देते हैं। वन जो हमारी मिट्टी को कटान को रोकते हैं, वनों से ऑक्सीजन, लकड़ी, फल फूल, औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वनों से दोस्तों मानसून हमारा बनता रहता है। मानसून की बात करें दोस्तों, जलवायु की बात करें हमारा, तो जो हमारा उत्तर पश्चिम मानसून है ये यहाँ है बंगाल की खाड़ी से। यहाँ जब दोस्तों अरब सागर से मैदान की ओर इस तरीके से जाता है तो क्या होता है, बारिश होती है। इस तरीके से जब लौटता हुआ मानसून होता है तो यहाँ से जब आएगा तो सबसे पहले मानसून बारिश करेगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों जब लौटता है मानसून तब ये लौटकर इधर से गिरता है फिर, तो ये तमिलनाडु में। तो लौटते हुए मानसून बारिश कहाँ कराते हैं, तमिलनाडु में। और जब मानसून स्टार्ट होता है, जब प्रारंभ होता है, तो बंगाल खाड़ी से उठते हैं, अरब सागर से हवाएं चलती हैं, तो ये केरल और से ऊपर से बरसता हुआ मैदान से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। जब लौटता है अर्थात दिसंबर या जाड़ों में, तब दोस्तों ये वर्षा हमारी तमिलनाडु में होती है। मैं इस पर फिर बात करूँगा जब वर्षा का टॉपिक चलाऊँगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये टॉपिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर NCERT का एक लेसन, आपको 2 लेसन अभी आपके बचे हैं। एक लेसन है मानचित्र। मैं मानचित्र NCERT से ना पढ़ा करके पूरा एक आपको मैप देखना, समझना और मैप के सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। फिर बचा हमारा देश दोस्तों, भारत। फिर मैं हमारी स्थिति भारत की, ये लेसन मैं बृहद तरीके से आपको कवर कराऊंगा। तो कक्षा 6 की भूगोल NCERT हम लोगों ने आज समाप्त कर ली है आपके सहयोग से। फिर मैं अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले NCERT के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।